आज के चैप्टर का नाम जो है वो है फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। फैसिलिटी मैनेजमेंट सेफ्टी में टोटल जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हैं 45। 45 को आप जैसे समझ सकते हैं टोटल 4 कैटेगरी में। और उससे पहले मैं आपको बताऊंगा टोटल स्टैंडर्ड कितने हैं। 7 स्टैंडर्ड हैं एफएमएस चैप्टर के अंदर। और 7 स्टैंडर्ड को डिवाइड किया गया है 45 पॉइंट्स में, जो कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और इनको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कोर कैटेगरी में है 10, कमिटमेंट की कैटेगरी में है 28, अचीवमेंट की कैटेगरी में है 4 और एक्सीलेंस की कैटेगरी में है 3। सो टोटल 45। ओवरऑल चैप्टर का जो फोकस है वो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के ऊपर है, इन पेशेंट फ्रेंडली, सेफ्टी और फैमिलीज़ को लेके, जो विज़िटर्स को लेके या उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एनवायरनमेंट की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओवरऑल मेडिकल गैसेस को लेके, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम को लेके, मेडिकल इक्विपमेंट्स को लेके और हॉस्पिटल के आर्किटेक्चरल प्लान को लेके, ये पूरा चैप्टर फोकस्ड है। और इस चैप्टर में वन बाय वन हम समझेंगे कि क्या-क्या सेफ्टी और फैसिलिटी को हमें फोकस करना चाहिए अपने हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, जब भी हम एनएबिएट फिफ्थ एडिशन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो स्टैंडर्ड 1 से स्टार्ट करते हैं। एफएमएस 1 जो फोकस करता है एक इम्पॉर्टेंट चीज पे, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट कहा गया है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सिस्टम इन प्लेस टू प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। सो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट कैसे देंगे, कैसे उपलब्ध कराएंगे अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, पेशेंट के रिलेटिव्स के लिए और हॉस्पिटल के विजिटर्स के लिए। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफएमएस 1A में कहा गया है, द पेशेंट सेफ्टी डिवाइसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर इंस्टॉल्ड अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्पेक्टेड पीरियोडिकली। यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी डिवाइसेस की बात की गई है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वो कैसे कवर होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पेशेंट सेफ्टी के डिवाइसेस की एक लिस्ट मैंने दी है, जिसमें हम ग्रैब बार्स की बात करते हैं, बेड रेल्स की बात करते हैं, साइन पोस्टिंग्स की बात करते हैं, सेफ्टी बेल्ट ऑन स्ट्रेचर, व्हील चेयर, अलार्म ऑन बोथ विजुअल एंड ऑडियोमेट्री, warning signs on radiation hazard and biohazards, call well system, फायर सेफ्टी डिवाइसेस। इन सारी चीज़ों को लेके हम पेशेंट सेफ्टी डिवाइसेस में इंक्लूड करते हैं और हम अपने हॉस्पिटल में चेक करते हैं क्या ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो हम उसकी रिक्वेस्ट करते हैं सेफ्टी कमेटी से कि वो इन चीज़ों पे फोकस करें और हॉस्पिटल में इस चीज़ों को इंस्टॉल करें। पेशेंट सेफ्टी एनवायरनमेंट को लेके जो बात की गई है, उसमें क्या-क्या बातें ध्यान दिया गया है? हॉस्पिटल की डिज़ाइनिंग को लेके, हॉस्पिटल की प्लानिंग को लेके, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स को लेके स्पेसिफिकली फोकस किया जाए, सेग्रीगेशन किया जाए ऑफ जनरल एंड पेशेंट ट्रैफिक विद इन दी हॉस्पिटल। कैसे जनरल ट्रैफिक मतलब आम पब्लिक का रास्ता क्या होगा, पेशेंट के लिए क्या रूट होगा, इवन लिफ्ट के लिए भी कैटेगराइज़ करा करा जाना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में 2 लिफ्ट हैं, तो एक पेशेंट सेंटर्ड होनी चाहिए और एक पब्लिक के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पेशेंट की फैसिलिटी और सर्विसेज़ इंटरप्ट हो जाएँ। जब ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले पेशेंट की रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं हो पा रही है। अगर वो पब्लिक के लिए भी वही लिफ्ट होगी और आम आदमी के लिए भी वही होगी, तो पेशेंट का मूवमेंट जो है वो कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है उस बारे में। प्रोविज़न ऑफ रैंप्स, हॉस्पिटल में आपके यहाँ रैंप होने की फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द फैसिलिटी, आपको साल में एक बार एटलीस्ट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक फैसिलिटी लाइक पेंटिंग और बेसिक कंस्ट्रक्शन का पार्ट या बेसिक रिपेयरिंग का पार्ट, वो सब कवर होना चाहिए। देन मेजर टेकन फॉर मेकिंग बिल्डिंग अर्थक्वेक एंड रेजिस्टेंस स्पेशली इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। जिन एरियाज में, जिन स्टेट में इंडिया के अर्थक्वेक को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो बिल्डिंग है, जब हम बनाएं या फर्दर उनमें ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस की अवेलेबिलिटी कराएं कि अर्थक्वेक को लेके हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए और फर्दर किसी तरीके का डिजास्टर होने की संभावना हो। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप फ़ोकस करते हैं, तो आपकी बिल्डिंग पेशेंट सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। और जैसा कि मैंने बताया कि टॉयलेट में साइड रेलिंग को लेके
और हैंड ड्रिल्स को लेके, जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख पा रहे हो कि ग्रैब बार भी बोलते हैं हम इन्हें, साइड रेलिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसको लेके आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है? और क्या आपके हॉस्पिटल में वल्नरेबल पेशेंट्स के लिए क्या कोई एक टॉयलेट आपने डेज़िग्नेट किया है या नहीं किया है? इस चीज़ पे एनएबीएच कई बार हॉस्पिटल को एनसी देता है कि हॉस्पिटल में एक टॉयलेट ऐसा होना चाहिए जिसका डोर का साइज़ मिनिमम 4 से साढ़े 4 फीट हो। और उसमें आसानी से व्हीलचेयर का जाना हो पाए, या पेशेंट अगर वॉकर से जाना चाहे तो वो जा पाए। ऐसा ना हो कि पेशेंट का टॉयलेट है, ओपीडी में कोई पेशेंट आया और वो व्हीलचेयर या वॉकर का सपोर्ट में है और वो अगर टॉयलेट जाना चाहे तो वो यूज़ ही ना कर पाए। सो हॉस्पिटल में एक टॉयलेट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि वल्नरेबल पेशेंट्स की कैटेगरी के लिए हमारा एक्सेसिबल हो। इन फोटोज़ के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हमें हॉस्पिटल के साइनेजेस को प्लान करना चाहिए, कैसे हमें उन काउंटर्स पे डिफरेंट डिफरेंट साइनेजेस लगाने चाहिए, जिससे कि आने वाले लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कई बार एनएबीएच इस चीज़ पे भी आपको एनसी देते हैं कि आपके डायरेक्शनल साइनेज नहीं लगे हैं, कि कौन-सा एरिया कहाँ पे है। एफएमएस 1 बी में इस चीज़ को फोकस किया गया है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ फैसिलिटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड पेशेंट। अब ये डिफरेंटली एबल्ड के लिए वो ये वल्नरेबल पेशेंट की बात की गई है, और मैंने यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा भी है कि मिनिमम स्पेशल टॉयलेट एंड व्हीलचेयर स्ट्रेंथ्स की बात यहाँ पे की गई है, और इस चीज़ को आपको कई बार एनसी भी देखने को मिलेगी कई अस्पताल की। एफएमएस 1 सी में कहा गया है कि फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड होना चाहिए टू एंश्योर सेफ्टी आर कंडक्टेड एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। महीने में एक बार आप अपने हॉस्पिटल का एक राउंड लेंगे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, फैसिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ पे ढेर सारी चीज़ों को क्रॉस चेक करेंगे और ये देखेंगे कि आपकी जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप जो भी उसमें से निकाल के लाते हो, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वालिटी कमिटी को या सेफ्टी कमिटी को रिकमेंड करेंगे। और उसके लिए फिर फर्दर बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जो है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पे एफएमएस 1 डी में भी कहा गया है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द फैसिलिटी राउंड आर डॉक्यूमेंटेड एंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर अंडरटेकन। यहाँ पे बात की जा रही है जो फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड आप लेंगे, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए, और जो भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको मिलते हैं, उन पे करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन आपको लिखने चाहिए उस रिपोर्ट के साथ-साथ। देन यहाँ पे आपको मैं एक चेकलिस्ट दिखा रहा हूँ कि सेफ्टी इंस्पेक्शन राउंड के समय आप क्या-क्या बातें ध्यान देते हो। यहाँ पे ढेर सारे पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं कि बिल्डिंग को जब हम चेक करते हैं तो क्या-क्या देखते हैं, किस तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि जो एरिया है वो क्लीन है या नहीं है, वहाँ पे किसी भी तरीके का हज़ार्ड तो नहीं है, फ्लोर पे किसी तरीके का होल या क्रैक तो नहीं है, किसी भी तरीके के ओपन पिट्स तो नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा क्या कहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है, या आपका एलिवेटेड और द लोड लिमिट फॉर द स्टोर आइटम क्लियरली मार्क्ड, जो भी आपका लिमिट वहाँ पे आपने डिसाइड की है उस पर्टिकुलर एरिया में आपको लोड के लिए। अब लोड किस बारे में, जो एलिवेटेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्पेशली आपको ध्यान देना चाहिए कि कितना सामान कैसे आप उस चीज़ को मूव कराएँगे। कि जैसे अगर मैं बात करूँ लाइक लिफ्ट एरिया है, तो लिफ्ट एरिया में आपने कई बार देखा भी होगा कि एक कैपेसिटी ऑलरेडी लिखी रहती है। तो वो मेंशन है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है अगर वहाँ लिखा नहीं रहेगा तो आदमी कुछ भी, कितना भी, कितनी भी कैपेसिटी में कितने भी नंबर ऑफ लोग उस लिफ्ट में मूव करेंगे, और फिर कई बार लिफ्ट खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। देन फ्लोर्स आर केप्ट ड्राई आर नॉट स्लिपरी, स्लिपरी तो नहीं है, ड्राई रहते हैं, नहीं रहते हैं। इक्विपमेंट की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर रहे हो, एंट्रेंस में मैट अवेलेबल है या नहीं है, वार्निंग साइन जहाँ जहाँ होने चाहिए वहाँ है या नहीं है। तो ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें सफिशिएंट लाइटिंग है या नहीं है, हमारे एग्जिट के जो रूट हैं वो या एग्जिट डोर हैं वो प्रॉपरली मार्क्ड हैं या नहीं है, उन पे कोई साइनेज है या नहीं है, सफिशिएंट वेंटिलेशन है या नहीं है, नॉइज़ लेवल क्या है हमारे स्टेटस का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होती है, फ्लोर्स प्रॉपर्ली कवर्ड हैं या नहीं है, ठीक है? बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं इसमें। फिर फायर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें देखनी होती हैं। देन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हमें फ़ोकस करनी होती है। देन केमिकल स्टोरेज को लेके हमें ध्यान देना होता है कि हमारे हॉस्पिटल में कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से केमिकल
रखे गए हैं और उस चीज़ को कैसे हम फोकस करेंगे। देन हजार्डस वेस्ट को लेके हम फोकस करते हैं। देन कंप्रेस्ड गैस को लेके हम फोकस करते हैं। और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ पॉइंट्स अपने बनाते हैं, जिसके हिसाब से हम अपना फैसिलिटी इंस्पेक्शन राउंड कंडक्ट करते हैं। देन एफएमएस 1E में कहा गया है कि बिफोर कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल, रिस्क असेसमेंट आर कैरीड आउट। यहाँ पे बोला गया कि जब भी कभी आपके हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन या एक्सपेंशन का कोई काम चल रहा होगा, तो आप रिस्क असेसमेंट जरूर करेंगे कि वहां पे उस एरिया में क्या रिस्क होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है, ठीक है? और कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखते हैं उस एरिया के आसपास वहाँ पे किस तरीके की दिक्कत होने की संभावना है या वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नॉन इन्वेसिव एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं या नहीं है। मिनिमल टू मॉडरेट डस्ट को लेके हमारा फ़ोकस कितना है कि वहाँ पे धूल-धक्कड़ कितनी होगी। देन मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ डस्ट कि कितना हम जो हायर साइड पे डस्ट का काम हो सकता है या डस्ट होने की संभावना हो सकती है, मीन्स धूल होने की संभावना हो सकती है, जैसे कि अन्य मरीजों को, कर्मचारियों को या जो लोग विज़िटर हैं हमारे हॉस्पिटल में उनको दिक्कत हो सकती है। और अगर मेजर डेमोलिशन हम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या प्लानिंग है? तो यहाँ पे हम इस चीज़ को लेके क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एरिया को आइडेंटिफ़ाई करते हैं। एरिया को आइडेंटिफ़ाई करने के बाद हम ये देखते हैं कि रिनोवेशन किस तरीके का है। वो रिनोवेशन एक लॉन्ग टर्म रिनोवेशन हो रहा है, शॉर्ट टर्म रिनोवेशन है, आपका किस तरीके का कंस्ट्रक्शन का काम है, उससे कौन-कौन से एरिया इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ देखनी होती हैं। और फिर हमें आइडेंटिफ़ाई करना होता है रिस्क को, क्या वो लो लेवल का रिस्क है, मीडियम लेवल का रिस्क है और हाई लेवल का रिस्क है। अब उसमें फिर हम देखते हैं कि जो ग्रुप है, अब वो लो लेवल में वो एडमिन के लिए है, मीडियम लेवल वार्ड के लिए और हाई लेवल इमरजेंसी के लिए। कौन-सी कैटेगरी के लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है? फिर लैब, रेडियोलॉजी हमारे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं। सो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को लेके हम कैटेगराइज़ करते हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। और जिसमें फिर रिस्क ग्रुप को हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ग्रुप 1 जो है वो हमारा लोएस्ट रिस्क वाला एरिया मतलब ग्रीन। देन ग्रुप 2 मीन्स मीडियम मीन्स येलो। देन ग्रुप 3 मीन्स हाई मीन्स ऑरेंज एंड ग्रुप 4 हाईएस्ट मीन्स रेड। अब यहाँ पे क्या है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्लैरिटी दी कि कैसे आप रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करेंगे और फिर यहाँ पे 4 किसी भी एक कैटेगरी में उस रिस्क को रखेंगे और फिर अपना फर्दर प्लान बनाएँगे। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे-कैसे करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के समय पे हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 को कैसे फोकस करते हैं। क्लास 1 में हम देखते हैं कि कैसे डस्ट को हम यूज़ मेथड टू मिनिमाइज़ राइजिंग द डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन हमारा फोकस होना चाहिए। इमीडिएटली रिप्लेस सीलिंग टाइल्स डिस्प्लेस्ड फॉर द विजुअल इंस्पेक्शन हम उस चीज़ को लेके फोकस कर सकते हैं। देन हम फ़ोकस इस चीज़ पे कर सकते हैं कि एयरबॉर्न जो इन्फेक्शन है, वो कैसे हम कंट्रोल करें, डस्ट को लेके हम कैसे कंट्रोल करें और किस तरीके से हम उस एरिया को उस ल मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के साथ-साथ कुछ डोर हैं, जिनको हम अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन में आते हैं कि अगर हम उन्हें बंद कर दें और फिर उनके साइड से टेप लगा दें और उसकी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया से धूल बाकी और एरिया में ना जाए। इस चीज़ को लेके हम कैसे काम कर सकते हैं? हम आइसोलेशन एचवीएसी सिस्टम को लेके फोकस कर सकते हैं कि जो आइसोलेटेड हमारे एचवीएसी सिस्टम है उनको कैसे कंट्रोल करेंगे। एएचयू जो हमारे लगे हैं, सेंट्रल एसी सिस्टम जो लगा है, उन चीज़ों को लेके हम कैसे फोकस करेंगे। सो सेम हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को लेके काम करते हैं और उनको क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 में कैटेगराइज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि क्या सीवियरिटी है, कितनी गंभीर काम आपके यहाँ हो रहा है, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ हो रहा है, इस चीज़ पे आपको खुद से काम करना होता है और खुद से ही कैटेगराइज़ करना होता है। जब आप इसको एक बार करेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आएगा। देन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एफएमएस 2। एफएमएस 2 का फोकस है द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटी ऑपरेट इन अ प्लान्ड मैनर एंड प्रमोट एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर्स। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें प्लान करना होता है प्रॉपर्ली किस चीज़ को लेके प्रमोट करने के लिए किसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्शंस को लेके।
अब सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है एफएमएस 2A में, द फैसिलिटी एंड स्पेस प्रोविजंस आर एप्रोप्रिएट टू द स्कोप ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी स्पेस हमें चाहिए है जितना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब रिक्वायरमेंट किस-किस की हो सकती है? अलग-अलग एजेंसीज़ ने अलग-अलग गाइडलाइंस में ढेर सारी चीज़ों को लेके गाइडलाइन दी हुई है। लाइक ओटी का स्पेस कितना होना चाहिए, सैंपल कलेक्शन रूम कितना बड़ा होना चाहिए, आईसीयू में कितना स्पेस होना चाहिए, एचडीयू में कितना स्पेस होना चाहिए, लेबर रूम में क्या-क्या होना चाहिए, एक ओपीडी रूम में क्या-क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, एक्स-रे रूम कितना बड़ा होना चाहिए। सो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज ने अपनी साइजेस को लेके, लोकेशंस को लेके, स्पेस को लेके गाइडलाइन दी। और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है समझने के लिए कि एईआरबी गाइडलाइन। अब ये एईआरबी गाइडलाइन क्या कहती है? ये एईआरबी गाइडलाइन ये कहती है कि आप अपना एक्सरे का रूम, सीटी स्कैन रूम किस तरीके से डेवलप करोगे, कितना बड़ा साइज होगा, गेट पे लेड की शीट होगी, वॉल की थिकनेस कितनी होगी, कितनी चौड़ाई होगी, इस चीज़ को लेके एक-एक पॉइंट उन्होंने क्लियर करा हुआ है। सो हमें उन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने अस्पताल को रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर बी में कहा गया है कि एज बिल्ट एंड अपडेटेड ड्राइंग्स आर मैंडेटेड एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। आपके हॉस्पिटल का जो भी फ्लोर का डिजाइन होगा, आर्किटेक्चरल प्लान होगा, उसको आप एज पर नॉर्म्स, एज पर रूल ही बनाएं और उसका लेआउट भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो करें। अब उसके लिए क्या होता है कि हर हॉस्पिटल में हर फ्लोर पे एक फायर एग्जिट प्लान होना चाहिए। फायर एग्जिट प्लान का एक सैंपल मैंने आगे दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे क्या क्या ध्यान देंगे। हॉस्पिटल की ड्राइंग में हम फ्लोर वाइज होनी चाहिए, इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल का नक्शा है वो 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से अलग-अलग हो। हॉस्पिटल का सिविल का नक्शा अलग हो, इलेक्ट्रिकल का नक्शा अलग हो, प्लम्बिंग का अलग हो, एसी सिस्टम को लेके अलग हो और मेडिकल गैसेस को लेके अलग हो। ये 4-5 तरीके के अस्पताल के नक्शे होते हैं जो कि बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। बट मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं प्रैक्टिकली। और अगर जिस हॉस्पिटल के पास ये सब कुछ होता है, तो आप मान लो कि उस हॉस्पिटल में प्लानिंग और किसी भी तरीके के रिनोवेशन एंड कंस्ट्रक्शन करने में आपको दिक्कत कम आती है। देन एफएमएस 2C में कहा गया देयर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल साइन पोस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन अ मैनर अंडरस्टूड बाय द पेशेंट फैमिली एंड कम्युनिटी। यहाँ पे बात की जा रही है जो हॉस्पिटल में पोस्टर लगे होते हैं, साइनेजेस लगे होते हैं, डायरेक्शनल साइनेजेस और अदर इंफॉर्मेटिव साइनेजेस। सो कोई भी साइनेजेस हो वो आपको बायलिंगुअल होना चाहिए, एक इंग्लिश में और एक लोकल लैंग्वेज, चाहे वो लोकल लैंग्वेज हिंदी हो, मलयालम हो या तमिल हो या कोई और लैंग्वेज हो। आपको एटलीस्ट उसमें आपको ऑप्शन देना ही होगा। सिर्फ एक लैंग्वेज से आप अपना साइनेज नहीं लगा सकते और एनएबीएच कई सारे अस्पतालों को इस पे कई बार एनसी देते हैं। देन एफएमएस 2D में कहा गया है पोर्टेबल वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक। यहाँ पे बात की जा रही है कि आपका एक तो पानी, पीने का पानी और अदर सुविधाओं के लिए जो पानी की व्यवस्था हम करते हैं, वो पानी की व्यवस्था चौबीसों घंटे और सातों दिन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक मोटर लगा रखा है, एक टैंक लगा रखा है, एक बना रखा है और अगर इन केस अगर वो टैंक में कोई दिक्कत हो जाती है, वो किसी वजह से कंस्ट्रक्शन के लायक हो जाता है या आपका मोटर अचानक से खराब हो जाता है, तो आपके पास बैकअप प्लान ना हो। इतना बड़ा अस्पताल आप चला रहे हैं और आपके पास एक मोटर खराब होने से क्या आप पेशेंट का पानी रोक देंगे? या आने वाले लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे? तो एनएबीएच कहता है कि जो भी आपकी वाटर की फैसिलिटी है, वो राउंड द क्लॉक होनी चाहिए, विद बैकअप फैसिलिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट एक अल्टरनेट बैकअप होना चाहिए। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बात की गई है कि अगर आपके पास डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ अगर कभी अचानक से बिजली चली जाती है, तो आपका बैकअप प्लान क्या है? अब बैकअप प्लान में लोग कहते हैं कि हमारे पास एक जनरेटर सेट है, लेकिन मेरा कहना ये है और एनएबीएच का कहना भी यही है कि अगर एक जनरेटर सेट वो खराब हो जाता है, तो आपके पास बैकअप क्या है? क्या आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर वो जनरेटर अचानक से ना चला और खराब हो गया, तो क्या आप मरीज का वेंटिलेटर का सपोर्ट या जो भी पेशेंट अदर फैसिलिटीज़ में हैं, उनके लिए क्या आप एसी की फैसिलिटी नहीं देंगे? क्या आप उन्हें इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी नहीं देंगे? वो कैसे उपलब्ध कराएँगे जब आपके पास एक ही जनरेटर है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। साथ ही साथ वाटर टेस्टिंग को लेके और ये सारी इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है, इनको लेके आप कितने-कितने समय पे चेक करते हो? जैसे एनएबीएच ने क्लियरली बोला हुआ है
कि आपको जो है अपना वाटर का टेस्ट करना चाहिए 3 मंथ्स में एक बार, ड्रिंकिंग वाटर को लेके, और डायलिसिस का मंथली, आरओ डायलिसिस जो है प्लांट जो होता है उसका वाटर को टेस्टिंग मंथली करना चाहिए। एफएमएस 2 ई में कहा गया है कि आप अपने जो भी अल्टरनेट सोर्स हैं, जो भी बैकअप प्लान हैं, उनके फेल्योर को लेके और उनकी शॉर्टेज को लेके आप प्लानिंग करें, और उनके सोर्सेज को लेके आप उनकी अवेलेबिलिटी को लेके दिखाएं, क्योंकि एनएबीएच कई बार पूछता है कि आप इसका बैकअप दिखाइए, कि आपके पास बैकअप कहाँ है इसका। देन एफएमएस 2 एफ में कहा गया, द ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट द फंक्शनिंग ऑफ दीज अल्टरनेट सोर्स एट प्री डिफाइंड फ्रीक्वेंसी। इवन जो आप कह रहे हो कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा जनरेटर सेट है या एक एक्स्ट्रा पानी का मोटर लगा हुआ है, तो वो पूछते हैं कि आपने इसे आखिरी बार चेक कब करा था चला के। अगर आपने उसे चेक किया तो उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास, तो उस रिकॉर्ड की डिमांड की जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस तरीके का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। एफएमएस 2 जी में कहा गया है, द ऑर्गेनाइजेशन टेक इनिशिएटिव टुवर्ड्स एन एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल। यहाँ पे बात की जा रही है एनर्जी एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स की। अब ये इनिशिएटिव्स कौन से इनिशिएटिव होते हैं? ये ग्रीन इनिशिएटिव की कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन इनिशिएटिव में क्या होता है कि आप एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कुछ नए इनिशिएटिव्स लेते हो, कुछ नए काम करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि आप सोलर पैनल लगाते हो अपने हॉस्पिटल में। तो सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं, उसके कंजम्पशन को लेके आप फोकस कर रहे हैं, अपना बिल भी रिड्यूस कर रहे हैं, और लाइट के कंजम्पशन को लेके भी आप काफ़ी हद तक हेल्प कर रहे हैं समाज को। दूसरा, आप वाटर का रिसाइकिल करने के लिए आप जो प्रोसेस करते हैं, वो ईटीपी और एसटीपी के थ्रू। एनएबीएच कहता है कि एटलीस्ट कोई ग्रीन इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए। अब मैं आपको इसमें एक अपडेशन देना चाहूँगा कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट सजेस्ट करती थी कि आप कोई भी ग्रीन इनिशिएटिव लीजिए, लेकिन आज के डेट में पिछले 2020 से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल दिए हैं कि 10 बेड से लेके और जितना भी बड़ा अस्पताल हो, मिनिमम 10 बेड, और 10 बेड से बड़ा जितना भी अस्पताल हो, सबको ईटीपी एसटीपी लगाना जरूरी है। वाटर को रिसाइकिल करना जरूरी है, भले चाहे आप उस रिसाइकिल वाटर का यूज करें या ना करें, लेकिन आपको वाटर को रिसाइकिल करके ही जो है वो ड्रेनेज में ड्रॉप करना है। बाइलिंगुअल साइनेजेस को लेके मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया कि 2 लैंग्वेज में होना ज़रूरी है। हिंदी में, इंग्लिश मैंडेटरी है, और बाकी लोकल लैंग्वेज जो भी जिस भी एरिया में आपका अस्पताल है वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज हो, उसमें वो साइनेजेस मेंशन होने चाहिए। ये कुछ पोस्टर हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि हर एक साइनेज डबल लैंग्वेज में है, मीन्स बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, 2 भाषाओं में है। एफएमएस 3 का यहाँ से स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जो फोकस है वो है पेशेंट सेफ्टी के अलावा जो फोकस करना है, द ऑर्गेनाइजेशंस एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटी ऑपरेट टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट, देयर फैमिलीज, स्टाफ एंड विजिटर। ना केवल मरीज, उनके संबंधियों के लिए, हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, और जो भी लोग हमारे अस्पताल में एज अ विजिटर आते हैं उनके लिए आपकी क्या फैसिलिटी, आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया, द पेशेंट सेफ्टी एस्पेक्ट इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ हॉस्पिटल स्पेशली ऑफ क्रिटिकल एरियाज आर कंसिडर्ड बाय प्लानिंग, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्पिटल एंड रीप्लानिंग, assessment and re-roofing, रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल। यहाँ पे बात की जा रही है, रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा, जब भी कभी आप अपने अस्पताल को नया बनाने जा रहे होते हो, या फिर जब भी आप अपने अस्पताल का रीप्लानिंग करने जा रहे होते हो, रिनोवेशन करने जा रहे होते हो, तो उस समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइन है, उनको फॉलो करना चाहिए, और कई सारी चीज़ों को फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने अर्थक्वेक वाला पॉइंट बताया, या फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस बहुत सारे सजेस्टेड होते हैं क्रिटिकल केयर एरियाज के लिए। ओटी का कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे अस्पतालों में आज भी पुरानी ओटी हैं, स्प्लिट एसी, विंडो एसी लगी हुए हैं, ठीक है? सो वो सब नहीं रिकमेंडेड हैं, नहीं अलाउ हैं, लेकिन फिर भी लोग लगाए हुए हैं। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एक नया वीडियो आएगा अगले 1 हफ्ते में, नॉलेज साथी के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि हमने सिर्फ इसी के बारे में बात की है कि हॉस्पिटल में विंडो एसी और स्प्लिट एसी क्यों नहीं होने चाहिए, और अगर होते हैं तो उनसे क्या नुकसान है। तो उसकी इम्पोर्टेंस आप उस वीडियो से सीख सकते हैं।
एफएमएस 3 बी में कहा गया है कि ऑपरेशनल प्लानिंग आइडेंटिफाई एरियाज विच नीड टू हैव एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड डिस्क्राइब एक्सेस टू डिफरेंट एरियाज इन द हॉस्पिटल बाय स्टाफ पेशेंट एंड विजिटर। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें अपनी एक विजिटर पॉलिसी बनानी होती है हॉस्पिटल की। इस विजिटर पॉलिसी में हमें क्या करना होता है, एक शेड्यूल देना होता है। शेड्यूल किस बात का, वहाँ पे विजिट करने का। लाइक आईसीयू में विजिट करने का टाइमिंग क्या है, हॉस्पिटल में एमआर की विजिट करने का टाइम क्या है, वार्ड में पेशेंट के अटेंडेंट का आने का समय क्या है और किसी भी विजिटर से मिलने का समय क्या है, कितने लोग अलाउड होंगे, ठीक है, कितने अटेंडेंट अलाउड होंगे एक टाइम में। इन सारी चीज़ों को लेके आपको स्पेसिफिकली अपना टाइमिंग डिसाइड, ओटी में अगर कोई मिलना चाहता है तो वो किस समय मिल सकता है, आईसीयू में किस समय जा सकता है, आईसीयू में एनआईसीयू में किस समय जा सकता है, ठीक है? और ओपीडी में भी मिलने का समय क्या है आपका? ऐसा नहीं कि आप रात के 8 बजे आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब मुझे तो डॉक्टर साहब को दिखाना था। तो आपका विज़िटर टाइमिंग जो है वो एक पॉलिसी के तहत आपको शो करना होगा। देन एफएमएस 3 सी में कहा गया द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट अ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट फॉर द फैसिलिटी एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक मेंटेनेंस प्लान बनाना होता है। और मेंटेनेंस प्लान में आप क्या करते हो, आप सारे इलेक्ट्रिकल पैनल को, सारी वायरिंग को, सारी एमसीबी बॉक्सेस को आप एक बार चेक करते हो और आप देखते हो कि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग में है। स्पेशली एमसीबीज़ पे हम क्या करते हैं, स्टिकरिंग करते हैं कि वो एमसीबी कौन-सी लोकेशन की है, किस स्विच के लिए है, किस पॉइंट के लिए है। और सारी इलेक्ट्रिकल पैनल के बाहर हमारा एक रबर मैट लगा है या नहीं लगा है, छोटे-छोटे पॉइंट्स आप कवर करते हो यहाँ पे। एफएमएस 3 डी में कहा गया देयर इज अ प्रोसीजर व्हिच एड्रेस द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मटेरियल नॉट इन यूज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बात की जा रही है, बहुत सारे अस्पतालों में आप देखते हो छत पे या अलग-अलग एरियाज में ढेर सारा फालतू सामान रखा रहता है। तो एनएबीएच कहता है जो सामान आपके अब काम का नहीं है और यूज में नहीं है, आप इमीडिएटली उसे वहां से हटा दीजिए और उसको कंडमनेशन कमेटी के डायरेक्शन के थ्रू और उनके फाइनल डिसीजन के थ्रू उसे डिस्कार्ड कर दीजिए या डिस्पोज कर दीजिए। इस पे भी बहुत सारे अस्पतालों को एनसी मैंने लेते हुए देखा है कि छत पे जाके देख रहे हैं तो पहले ढेर सारा फालतू सामान पड़ा हुआ है। ना तो वो किसी काम का है, वो जंग खा रहा है, सड़ रहा है, लेकिन बेच नहीं रहे हैं। लेकिन जब एनएबीएच बोलता है तो फिर उसे फाइनली बेच के छत को खाली करा जाता है। तो आप अपने अस्पताल में ऐसा ना होने दें और इन बात का ध्यान रखें। एफएमएस 3 ई में कहा गया है कि हजार्डस मटेरियल आर आइडेंटिफाइड एंड यूज्ड सेफली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बात की जा रही है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट की। हर एक केमिकल, चाहे वो छोटा केमिकल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का गंभीर केमिकल हो, एग्जाम्पल के तौर पे जो हैंड सैनिटाइजर आप यूज करो वो भी एक केमिकल है। आप जो हॉस्पिटल में क्लीनिंग के लिए मटेरियल यूज कर रहे हो वो भी केमिकल है। इवन डिटॉल जो आप पेशेंट पे एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हो वो भी केमिकल है। तो हर एक केमिकल की लिस्ट आपको बनानी होती है वार्ड वाइज, और वार्ड वाइज उस केमिकल का नाम आइडेंटिफाई करके आप उसको मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट प्रोवाइड करानी होती है वहाँ के स्टाफ को, कि यदि कभी वो केमिकल उनके आँख में, हाथ में या किसी भी तरीके के बॉडी के एक्सपोज़र में आ जाता है, तो उनसे उन्हें क्या नुकसान हो सकता है और वो उस चीज़ से बचाव कैसे करेंगे। इस बात के बारे में ज़िक्र होता है ऑलरेडी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट में। आपको वो सारी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है, वो आपके अस्पताल के स्टाफ को प्रोवाइड करानी होती है डिपार्टमेंट वाइज़। आप इसकी एक एक्सेल शीट बना सकते हैं और फिर उसके साथ में उनकी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को लगा के उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। एफएमएस 3 एफ में कहा गया है द प्लान फॉर मैनेजिंग स्पिल ऑफ हैजार्डस मटेरियल इज इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे हैजार्डस मटेरियल की स्पिलेज को लेके आपको एक स्पिल किट बनानी होती है जिसको हम कई बार हजमत किट भी बोलते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता हजमत किट और स्पिल किट में। स्पिल किट जो होती है बेसिकली माइनर लेवल के और स्पिल के लिए होती है और कई बार ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड और अदर ह्यूमन फ्लूइड के लिए होती है वो। लेकिन केमिकल के लिए एक अलग से किट बनानी होती है और उसका नाम हजमत किट होता है, हजार्डस मटेरियल किट। इसमें बड़े-बड़े साइज़ के हमें जो है वो कुछ आइटम रखने होते हैं लाइक टिश्यू पेपर्स और कुछ कुछ बड़े साइज के आइटम्स होते हैं जो कि ढेर सारे आपको आगे में लिस्ट मैंने दी है जो कि आप देख के समझ पाएँगे। तो जिन अस्पतालों में सिर्फ़ स्पिल किट है और हजमत किट नहीं है, उन अस्पतालों में एटलीस्ट 1 किट होनी चाहिए पूरे हॉस्पिटल में, लेकिन होनी चाहिए।
ये मटेरियल की सैंपल है कि किस-किस तरीके से हम डिपार्टमेंट वाइज़ यूज़र डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं, फिर देखते हैं नेम ऑफ केमिकल लिखते हैं और फिर देखते हैं उसकी एमएसडीएस शीट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उस कंपनी के सप्लायर से उसकी एमएसडीएस शीट माँगनी होती है। हजमत एंड स्पिल रिस्पॉन्स के केस में आप क्या कर सकते हो कि आप एक टीम बना सकते हो कि जब भी कोई बड़ा या स्मॉल कोई भी स्पिल होता है, तो उस केस में हमारी एक टीम जाएगी, जिस रिस्पॉन्स टीम में जनरली हाउसकीपिंग स्टाफ और अगर स्पिल हो रही है मटेरियल का, अगर केमिकल का स्पिल है, तो उस केस में शिफ्ट इंचार्ज हाउसकीपिंग पर्सनल, वार्ड अटेंडेंट फ्रॉम हजमत टीम ऑन ड्यूटी जो भी होगा वहाँ पे आएगा और स्पिल के केस में हाउसकीपिंग स्टाफ, वार्ड अटेंडेंट और नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो भी ड्यूटी पे होगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। एक टीम बना दी जाती है स्पिल के केस में जिसको रिस्पॉन्ड करना होता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एफएमएस 4। एफएमएस 4 का जो फ़ोकस है वो है इंजीनियरिंग सपोर्ट सर्विसेज़ पे और यूटिलिटी सिस्टम पे। तो यहाँ पे बात की गई है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ प्रोग्राम फॉर फैसिलिटी इंजीनियरिंग सपोर्ट सर्विसेज एंड यूटिलिटी सिस्टम। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर यूटिलिटी एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इन अकॉर्डेंस विद इट्स सर्विसेज एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। आपका जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान है अगले 5 साल के लिए या अगले 10 साल के लिए, उसके हिसाब से आप अपनी फैसिलिटी को फोकस करते हो और आप अपनी एक लिस्ट बनाते हो यूटिलिटी की। उसमें आप देखते हो कि कौन सा आइटम आपका रेंट पे है, कौन-सा आइटम हमें अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, नया खरीदना है और किस तरीके से आप उस चीज़ का फ़ोकस कर रहे हो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज़ को आप फ़ोकस कैसे कर रहे हो। देन एफएमएस 4 बी में कहा गया द इक्विपमेंट इज़ इन्वेंटरीड एंड प्रॉपर लॉग आर मेंटेन एज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या करना होता है कि हमें एक एक्सेल शीट बनानी होती है ओवरऑल इक्विपमेंट की इन्वेंटरी की। इस इन्वेंटरी में हम क्या करते हैं, हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक आइटम का डिसाइड कर देते हैं। क्वालिटी कंफर्मेशन सर्टिफिकेट को देखते हैं, लाइक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट को हम फोकस करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री टेस्ट सर्टिफिकेट जब हम पहली बार उस प्रोडक्ट को लेते हैं तो हम उनसे एक टेस्टिंग सर्टिफिकेट मांगते हैं कि ये सर्टिफाइड है या नहीं है, लाइक आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं है, सीई सर्टिफाइड है या नहीं है। अगर वो मेडिकल इक्विपमेंट है तो सीई सर्टिफाइड होगा, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ऐसे किसी प्रोडक्ट का चयन ना करें, ना खरीदें जी जो सर्टिफाइड ही ना हो। देन एफएमएस 4 सी में कहा गया द डॉक्यूमेंटेड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्लान। तो मेंटेनेंस प्लान में क्या है कि प्रिवेंटिव एंड ब्रेकडाउन प्लान इंक्लूड होता है। आपको अपना एक पूरा पॉलिसी बनानी होती है, एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन करना होता है, ब्रेकडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कब कौन-सा इक्विपमेंट बंद हुआ और कितने घंटे के लिए बंद रहा। आपने कंप्लेंट कितने बजे करी थी और उसका इंजीनियर कब आके उसको सही करके गया और इस दौरान टोटल कितने घंटे मशीन बंद रही, इस चीज़ को आप एनालिसिस करते हो और बाद में अपनी कमिटी को इसका डेटा प्रेज़ेंट करते हो। एफएमएस 4 डी में कहा गया है यूटिलिटी इक्विपमेंट आर पीरियोडिकली इंस्पेक्टेड एंड कैलिब्रेटेड वेरेवर एप्लीकेबल फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है? यहाँ पे बात की जा रही है, ढेर सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देखते हो, छोटी-छोटी चीज़ों को आप चेक करते हो, उसका कैलि मेडिकल इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन, अदर इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन, उसमें आप फ्रिज का ले सकते हो, प्रेशर गेज ले सकते हो, टेम्परेचर मीटर्स ले सकते हो। एफएमएस 4 ई में कहा गया था कॉम्पिटेंट पर्सनल ऑपरेट इंस्पेक्ट टेस्ट एंड मेंटेन इक्विपमेंट एंड यूटिलिटी सिस्टम। यहाँ पे बात की जा रही है जो भी स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल होगा, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे वो ओटी में हो, चाहे वो इमरजेंसी में हो, चाहे वो रेडियोलॉजी में हो, सारे स्टाफ प्रॉपरली क्वालिफाइड होने चाहिए और उन सबकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर इक्विपमेंट की ट्रेनिंग उनके पास नहीं है तो फिर उस तरीके से वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे और वो बार बार जो इक्विपमेंट है खराब हो जाएगा। साथ ही साथ हमें स्टाफ की क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस के साथ उसकी ट्रेनिंग और नंबर ऑफ स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी वो देखें। नेसेसरी टूल्स एंड सेफ्टी लाइक पीपीईज़, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी क्या है वहाँ पे, वो भी हमें देखना होता है। एफएमएस 4 एफ में कहा गया है मेंटेनेंस स्टाफ इज़ कॉन्टैक्टेबल राउंड द क्लॉक फॉर इमरजेंसी रिपेयर्स। यहाँ पे कई बार आप हॉस्पिटल में पाएँगे कि वहाँ पे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस सिर्फ़ एक-एक है। पूछो आप कैसे मैनेज करते हो? बोले साहब यही आ जाते हैं। अरे चौबीसों घंटे, सातों दिन एक आदमी कैसे अवेलेबल हो सकता है? अगर कोई चीज़ खराब हो जाएगी तो आपकी क्या कैसे आप मैनेज करेंगे? तो यहाँ पे रिकमेंडेशन दी जा रही है कि चौबीसों घंटे, सातों दिन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे अपने मेंटेनेंस के स्टाफ का, कि कैसे आप उन सिचुएशंस को, इमरजेंसी सिचुएशंस को आप कैसे मैनेज करेंगे।
देन एफएमएस 4G में कहा गया है डाउन टाइम फॉर क्रिटिकल इक्विपमेंट ब्रेकडाउन इज मॉनिटर्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग टू इंस्पेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। यहाँ बात हो रही है क्रिटिकल इक्विपमेंट की। क्रिटिकल इक्विपमेंट में जनरली मैं एक सलाह देता हूँ कि आप कैसे अपने क्रिटिकल इक्विपमेंट की लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपके हॉस्पिटल में ऐसा कौन सा इक्विपमेंट जो सिर्फ एक ही है, उसका अल्टरनेट है ही नहीं हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपके पास सीटी स्कैन मशीन एक है, अल्ट्रासाउंड मशीन एक है, एक्स-रे मशीन सिर्फ़ एक है, ठीक है? ऐसे ही सपोज़ मानिए आपके पास वेंटिलेटर में पीडियाट्रिक वेंटिलेटर सिर्फ़ एक ही है, कई अस्पतालों में ऐसी सिचुएशन होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ऐसे आइटम को आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो उन्हें क्रिटिकल इक्विपमेंट की कैटेगरी में डालिए। और क्रिटिकल इक्विपमेंट हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो खराब हो गए तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। तो यहाँ पे एनएबीएच कहता है कि क्रिटिकल इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हमें अलग से कैलकुलेट करना चाहिए कि वो मशीन अगर कभी खराब हुई तो कितने घंटे खराब रही और उन दौरान आपने अपनी सर्विसेज कैसे मैनेज की। उसके लिए करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन वो पूछते हैं कि आपने कैसे लिए। एफएमएस 4H में बात की गई है रिटन गाइडेंस सपोर्ट इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल एंड डिस्पोजल। यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी होती है और आपको ऐसे आइटम्स को आइडेंटिफाई करना होता है जो कि यूज में ही नहीं है और हाँ, उनका रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। कई बार हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइटम हॉस्पिटल में होते हैं जो कि खराब हो चुके हैं, हम उन्हें रिप्लेस भी नहीं कर रहे हैं और उन्हें हटा भी नहीं रहे हैं। यहाँ से एफएमएस 5 स्टार्ट हो जाता है। एफएमएस 5 में क्लियरली बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ प्रोग्राम फॉर मेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट। यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको प्रॉपर एक प्लानिंग करनी चाहिए कि आपके हॉस्पिटल में कितने मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बने, लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देखो वहाँ पे कितने पेशेंट हैं। कई बार हॉस्पिटल में इवन रिसेंटली अभी 5 दिन पहले मैंने एक हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन कराया था, जहाँ पे एचडीयू में 8 बेड थे, लेकिन मॉनिटर सिर्फ़ 1 ही था। तो एनएबीएच ने एनसी दे दी कि आप 8 बेड के एचडीयू को 1 मॉनिटर से कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो वहाँ जवाब दिया स्टाफ ने कि सर यहाँ पेशेंट कम रहते हैं। बोले आज आप पेशेंट कम रहते हैं ये बात आप बोल रहे हो ना? अचानक से अगर 8 के 8 मरीज़ आ जाएँगे तो क्या आप हॉस्पिटल के वार्ड में नहीं लेंगे? उस समय क्या अचानक से आप मॉनिटर किसी से उधार माँगेंगे या कहाँ से लाएँगे? तो इस केस में क्या है कि एनएबीएच कहता है कि आप प्रॉपर इक्विपमेंट को लेके, मेडिकल इक्विपमेंट को लेके आप प्लानिंग करें और उनकी खरीदारी को लेके, उनकी मेंटेनेंस को लेके आपका प्रॉपर एक बजट होना चाहिए। तो यहाँ पे एफएमएस 5A में बताया गया है द ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर इक्विपमेंट इन अकॉर्डेंस विद इट्स सर्विसेज एंड स्ट्रेटेजिक प्लान। आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने इक्विपमेंट का सिलेक्शन करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं और उनकी खरीदारी करते हैं। एफएमएस 5B में कहा गया मेडिकल इक्विपमेंट इज इन्वेंटरीड एंड प्रॉपर लॉग्स आर मेंटेन एज रिक्वायर्ड। यहाँ पे प्रॉपर जो भी इक्विपमेंट आपके पास है उनकी लिस्ट होनी चाहिए। उस लिस्ट में उनकी मेंटेनेंस का रिकॉर्ड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड, कैलिब्रेशन का स्टेटस और आखिरी बार वो कब खराब हुए थे उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। एफएमएस 5C में कहा गया है द डॉक्यूमेंटेड एंड ऑपरेशनल मेंटेनेंस प्लान फॉर मेडिकल इक्विपमेंट इज इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे वही एक एक्सेल शीट हमें बनानी होती है और जिस एक्सेल शीट में हमें जब भी कभी कोई मेंटेनेंस हम इक्विपमेंट की करते हैं रूटीन इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एजेंसी आके उसकी मेंटेनेंस करती है या आप उसका कैलिब्रेशन कराते हो, तो वो सारी चीज़ें आप एक एक्सेल शीट में मैनेज करते हो और वो आपको अपने हॉस्पिटल की मैनेज करना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। एफएमएस 5D में कहा गया है मेडिकल इक्विपमेंट इज पीरियोडिकली इंस्पेक्टेड एंड कैलिब्रेटेड फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। हमें एटलीस्ट साल में एक बार अपने सारे मेडिकल इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन कराना चाहिए और कैलिब्रेशन में हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारी मशीन की फंक्शनिंग सही है या नहीं है, वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही। इस चीज़ को हम कैलिब्रेशन के दौरान क्रॉस चेक करते हैं और उसका एक सर्टिफिकेट भी हम लेके रखते हैं। एफएमएस 5E में कहा गया है कि क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सनल ऑपरेट एंड मेंटेन द मेडिकल इक्विपमेंट। अगेन यहाँ पे बात की गई है वही जो पॉइंट मैंने पहले क्लियर करा कि जो भी लोग उस मशीन का यूज कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हों, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए। ऐसा ना हो कि ऐसे लोगों का आप हैंडलिंग करने के लिए दे दें इक्विपमेंट का जो कि उसे खराब कर दें, चलाना ना जाने। सो आपको समय समय पे अपने सारे स्टाफ को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए कि कौन-सा इक्विपमेंट वो हैंडल कर रहे हैं और उस इक्विपमेंट की हैंडलिंग को लेके और उसकी मेंटेनेंस को लेके। देन
एफएमएस 5F में कहा गया कि रिटन गाइडेंस सपोर्ट होना चाहिए इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट एंड डिस्पोजल का। जब भी कभी आप किसी भी इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट का आप डिस्पोजल करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसकी प्रॉपर रिटन गाइडेंस हो कि आपका प्रोटोकॉल क्या है। किसी मशीन को आप कब रिप्लेस करेंगे, कब डिस्पोज करेंगे, कब चेंज करेंगे, उसका कोई आधार आपको पहले से बनाना चाहिए कि अगर ये 10 बार अगर मेंटेनेंस के लिए चली गई या 20 बार ये मेंटेनेंस के लिए चली गई मशीन, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और फिर हमें इसका नया अल्टरनेट की परचेजिंग के बारे में ध्यान रखना चाहिए। FMS 5G, there is a monitoring of medical equipment, medical devices related the adverse event and compliances hazard notice on recall। जब भी कभी हमें किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड कोई भी नुकसान पहुंचता है या किसी भी तरीके की घटना घटित हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमें उस मशीन को वहाँ डिपार्टमेंट से हटा देना चाहिए और अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में उसको रखना चाहिए हटा के, और प्रॉपर एक नोटिस भी लगा के रखना चाहिए। अगर हम वहाँ से हटा नहीं रहे हैं, तो प्रॉपर एक नोटिस लगा के रखें कि इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से ये दिक्कत हो सकती है और आप इसका प्रयोग ना करें। देन एफएमएस 5H में कहा गया है कि डाउन टाइम फॉर क्रिटिकल इक्विपमेंट ब्रेकडाउन इज मॉनिटर्ड फ्रॉम रिपोर्टिंग टू इंस्पेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। अगेन, यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ क्रिटिकल इक्विपमेंट का जो डाउन टाइम है वो फोकस करा जाता है और उसके करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन को मॉनिटर किया जाता है इंस्पेक्शन के समय। यहाँ से एफएमएस 6 स्टार्ट हो जाता है और एफएमएस 6 में बात की जा रही है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ प्रोग्राम फॉर मेडिकल गैसेस वैक्यूम एंड कंप्रेस्ड एयर। ये हमारे अस्पताल में जो फैसिलिटी अवेलेबल होती है मेडिकल गैसेस की, लाइक ऑक्सीजन, वैक्यूम मतलब एयर, और कंप्रेस्ड एयर जो कि हम एक खुद का एयर जनरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है उन सब बातों के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया था रिटन गाइडेंस गवर्न प्रोक्योरमेंट, हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिकल गैसेस। यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको क्या क्या रिटन गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। आपको उसका लाइसेंस अगर ज़रूरत है आपके हॉस्पिटल में, आपको लाइसेंस लेना चाहिए। यूनिफ़ॉर्म कलर कोडिंग लेनी चाहिए। अब मैं इस पे बोलना चाहूँगा, आगे मैं बता रहा हूँ, फिर सिलेंडर जो आपके यहाँ रखे जाते हैं ऑक्सीजन के, उनका फुल और एम्प्टी की लेबलिंग होनी चाहिए। आपका प्रॉपर स्टोरेज एरिया हो हॉस्पिटल के गैस प्लांट में कि खाली सिलेंडर रखने का स्थान और भरे सिलेंडर रखने का स्थान अलग से डिफाइन होना चाहिए। और हॉस्पिटल की जो मेडिकल गैस की पाइपलाइन जा रही है, उसकी कलर कोडिंग को लेके हमेशा एनएबीएच ऐसे फोकस करते हैं। देन एफएमएस 6 बी में कहा गया है कि मेडिकल गैसेस आर हैंडल्ड, स्टोर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड यूज्ड इन अ सेफ मैनर। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे सही कर सकते हैं कि हमारी पाइपलाइन की कलर कोडिंग सही हो। साल में एक बार कंप्रेस्ड एयर जो हम लोग यूज करते हैं एटलीस्ट ओटी आईसीयू में, उनको एक बार साल में चेक कर लेना चाहिए एयर की प्योरिटी की लेके, वो एयर की क्वालिटी को लेके। ये एक्सटर्नल एजेंसीज करती हैं ये टेस्टिंग। एफएमएस 6 में कहा गया है द प्रोसीजर फॉर मेडिकल गैसेस एड्रेस द सेफ्टी इश्यूज एट ऑल लेवल। यहाँ पे बात की जा रही है सेफ्टी इश्यूज की लेके, तो यहाँ पे मेडिकल गैसेस को लेके ढेर सारी जगह पे, हर फ्लोर पे, हर डिपार्टमेंट के बाहर एक तो वॉल बॉक्स लगाओ। वॉल बॉक्स क्या होता है, वहाँ पे एक हैंडल दिया होता है कि अगर उस पर्टिकुलर लोकेशन की ऑक्सीजन या फर्दर मेडिकल गैसेस हमें बंद करनी है या ओपन करनी है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बाहर एक हैंडल लगा होता है जिसको हम बंद या ऑन कर सकते हैं। और ऐसे ही ओवरऑल हर एक डिपार्टमेंट के बाहर और हर मेडिकल गैस प्लांट में वहाँ पे अलार्म सिस्टम लगा होता है कि अगर वहाँ पे पर्टिकुलर कोई दिक्कत आएगी उस मेडिकल गैस पाइपलाइन में, तो अलार्म बज जाएगा। और इन सब की चीज़ों की मॉनिटरिंग 24 घंटे सातों दिन चलनी चाहिए। इसके लिए गैस प्लांट में अलग से 24 घंटे सातों दिन 3 लोगों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। एफएमएस 6 डी में कहा गया है कि अल्टरनेट सोर्सेज फॉर मेडिकल गैसेस वैक्यूम एंड कंप्रेस्ड एयर आर प्रोवाइडेड फॉर इन केस ऑफ फेल्यूर। अगर कभी आपकी मेन सेंट्रल पाइपलाइन अगर खराब हो जाती है, तो आपके पास कंप्रेस्ड एयर, ऑक्सीजन और वैक्यूम के लिए बैकअप प्लान क्या है। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए छोटे छोटे सिलेंडर रखे जाते हैं और वैक्यूम के लिए सक्शन मशीन्स होती हैं और कंप्रेस्ड एयर के लिए अलग से
सिस्टम होता है, एक इमरजेंसी लाइन चल रही होती है। इवन इमरजेंसी लाइन ऑक्सीजन के लिए भी कई बार होती है। तो आपको देखना है कि आपके यहाँ वो फैसिलिटी है नहीं है। एफएमएस 6 ई में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टेस्ट द फंक्शनिंग ऑफ दीज अल्टरनेट सोर्स। जो भी अल्टरनेट सोर्स आपके अस्पताल में उपलब्ध हैं, आप उन्हें 3 महीने में 1 बार, महीने में 1 बार, 6 महीने में 1 बार या साल में 1 बार, जैसा भी आपका प्रोटोकॉल हो, आप उसे चेक करें। एफएमएस 6 एफ में कहा गया है देयर इज एन ऑपरेशनल इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस प्लान फॉर पाइप्ड मेडिकल गैसेस, कंप्रेस्ड एयर एंड वैक्यूम इंस्टॉलेशन। यहाँ पे बात की जा रही है कि आपका प्रॉपर एक मेंटेनेंस का प्लान हो कि आप इन सारी पाइपलाइनों को लेके, उनकी इंस्टॉलेशन को लेके आप क्रॉस चेक करेंगे 15 दिन में 1 बार। हर एक पेशेंट के बेड साइड जाके देखेंगे वहाँ पे वो सारे पॉइंट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी सप्लाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उन पॉइंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, प्रेशर जितना चाहिए उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन सारी चीज़ों को लेके। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिलेंडर स्टोरेज एरिया जो होता है हॉस्पिटल में, वो कुछ इस तरीके से होता है कि वहाँ पे एक फायर का सिलेंडर बाहर लगाओ, नो स्मोकिंग का बोर्ड हो, और हो सके तो बाहर से एक गेट हो, गेट से जो कि आम आदमी उसमें एक्सेस ना कर पाए, अचानक से आके कोई ऑक्सीजन बंद ना कर दे या फर्दर कोई सप्लाई बंद ना कर दे। और जो पेशेंट के लिए जो यूज़ हो रहे हैं पैनल, उनको कोई हाथ ना लगाए, और जो भी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है, उसमें हमें वहाँ पे खाली सिलेंडर और भरे सिलेंडर को चेन करके रखना होता है। ऐसा नहीं कि ओपन छोड़ देंगे। यहाँ से स्टैंडर्ड 7 स्टार्ट हो जाता है, और स्टैंडर्ड 7 क्या कहता है कि फायर और नॉन फायर इमरजेंसीज, इस नॉन फायर इमरजेंसीज को हम समझेंगे आगे डिफरेंट कलर कोडिंग के थ्रू। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो पहले स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफएमएस 7 कहता है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्लान फॉर फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज विद इन दी फैसिलिटी। हॉस्पिटल के अंदर आपके अंदर फायर को लेके क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और आपके क्या प्लानिंग है, और नॉन फायर इमरजेंसीज लाइक कोड ब्लू, कोड येलो, ठीक है, कोड ब्लैक, कोड वायलेट और कोड ग्रीन, इस तरीके के कुछ कलर कोड हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं, जिन कलर कोड्स को लेके आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी टीम क्या है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उस सब बातों के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। सो पहले ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एफएमएस 7 ए में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्लान एंड प्रोविजन फॉर अर्ली डिटेक्शन, अबेटमेंट एंड कंटेनमेंट ऑफ द फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर प्लानिंग है, कैसे जल्दी से जल्दी आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आपको पता लगेगा कि वहाँ पे ये समस्या हो गई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फायर के केस में तो हम अलार्म पॉइंट को यूज़ करते हैं, और अदर नॉन फायर इमरजेंसीज़ में हम इमरजेंसी के सिचुएशंस में हम वहाँ पे अनाउंसमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, और हम एक कॉन्टैक्ट नंबर पे इन्फॉर्मेशन देते हैं उस पर्टिकुलर कोड को एक्टिवेट कराने के लिए। एफएमएस 7 बी में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डॉक्यूमेंटेड एंड डिस्प्लेड एग्जिट प्लान इन केस ऑफ फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज। यदि अस्पताल में कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो हॉस्पिटल में हर फ्लोर में एक प्लान लगा होना चाहिए कि आपके बाहर निकलने का रास्ता किधर से है। इस प्लान के तहत आप बड़े-बड़े अस्पतालों में, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, आप बड़े-बड़े होटल्स में आप देखते हो कि उस फ्लोर पे एक प्लान लगा होता है कि आप इस जगह पे खड़े हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता इधर से है। इसके डायरेक्शंस दिए जाते हैं। सो अगर आपके अस्पताल में ये नहीं है, तो आपको ये बनाना होगा। देन एफएमएस 7 सी में कहा गया है कि मॉक ड्रिल्स आर हेल्ड एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर, मतलब 6 महीने में 1 बार आपकी इन सारे कलर कोड्स की मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन होनी चाहिए। एफएमएस 7 डी में कहा गया देयर इज अ मेंटेनेंस प्लान फॉर फायर रिलेटेड इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे बात की जा रही है कि एक प्रॉपर एक मेंटेनेंस प्लान होना चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए, जिसमें क्या फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने में 1 बार उन सब चीज़ों को चेक करें कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं है। एफएमएस 7 ई में कहा गया द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सर्विस कंटिन्यूटी प्लान इन केस ऑफ फायर एंड नॉन फायर इमरजेंसीज। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी किसी सिचुएशन में फायर और नॉन फायर इमरजेंसीज को लेके अपना प्लान को कैसे कंटिन्यू करोगे, किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करते हो। दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ फायर एवैक्यूएशन प्लान, कि हम अपने हॉस्पिटल के नक्शे को डिवाइड करते हैं
फ्लोर के 2 पार्ट में, राइट साइड पार्ट एंड लेफ्ट साइड पार्ट, और उसको फिर हम देखते हैं कि आप यू आर हियर करके कुछ लोकेशंस देते हैं और फिर बाहर निकलने के कुछ रास्ते दिखाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी दिखाते हैं कि फायर एग्जिट के साथ में वहाँ पे अलार्म पॉइंट कहाँ-कहाँ पे हैं, फायर सिलेंडर कहाँ-कहाँ पे हैं, ये भी चीज़ हम उसमें पॉइंट आउट करते हैं। ये इमरजेंसी कलर कोड हैं, जिसमें कि कोड रेड फायर के लिए है, और नॉन फायर इमरजेंसी इसमें कोड पिंक हो गया चाइल्ड अबडक्शन और बेबी अबडक्शन के लिए, कोड ब्लू हो गया किसी भी तरीके के कार्डियक अरेस्ट के लिए, कोड येलो हो गया किसी भी तरीके के एक्सटर्नल डिजास्टर के लिए, कोड ब्लैक हो गया बॉम्ब थ्रेट और फिजिकल थ्रेट के लिए, कोड वायलेट हो गया किसी भी पेशेंट के वायलेशन के लिए या पेशेंट के अटेंडर के वायलेशन के लिए। अब यहाँ पे जो साइड में लिखा हुआ है कि आपको डायल नंबर 100 पे करना है या 101 पे करना है। अब ये हर हॉस्पिटल का नंबर अलग होता है, मैं आपको बता दूँ। कुछ लोग अपने हॉस्पिटल में जो है 999 पे फ़ोकस करते हैं। यहाँ पे एक रूल एंड रेगुलेशन है एनएबीएच का कि आपका जो नॉर्मल इंक्वायरी का नंबर होगा, जनरली लोगों के अस्पताल में 9 नंबर जो है वो इंक्वायरी का नंबर होता है। सो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो इंक्वायरी के नंबर के अलावा एक सेपरेट नंबर हमें डेवलप करना होता है और उसी को हमें बाकी स्टाफ को और हर जगह पे डिस्प्ले करना होता है। क्योंकि 9 नंबर हमेशा बिज़ी रहता है, इसीलिए हम 9 नंबर को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और हम हमें एक हमेशा एक सेपरेट नंबर का प्रयोग करते हैं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन की जानकारी देने के लिए। ये फायर सेफ्टी की इंस्टॉलेशन को लेके हम ढेर सारे पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का साइज़ क्या है, फिर वहाँ पे वेट राइज़र, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म और ऑटो डिटेक्शन फायर अलार्म सिस्टम। ऐसे हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में क्या-क्या चीज़ें लगी हैं, और उसकी चेकलिस्ट को हम हर 3 महीने में या 6 महीने में एक बार चेक करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि एनएबीएच ने एक मिनिमम एसेंशियल फायर सेफ्टी मेजर्स को लेके एक चेकलिस्ट 2018 में लॉन्च की थी, जो कि आप इंटरनेट पे सर्च करके आप देख सकते हो कि जो 50 बेड या 50 बेड से कम के हैं या हॉस्पिटल लेस देन 50 मीटर्स इन हाइट, उनके लिए हमारा क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके की क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, मतलब आर का मतलब है रिक्वायर्ड और एनआर का मतलब है नॉट रिक्वायर्ड। अगर 15 मीटर से कम की हाइट है आपकी बिल्डिंग की, तो आप पे जिस आइटम के नीचे एनआर लिखा है मतलब वो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल लेस देन द 50 मीटर इन हाइट, वो क्या-क्या रिक्वायर्ड है और उसका प्लॉट एरिया है, क्योंकि यहाँ प्लॉट एरिया 1000 स्क्वायर मीटर के बराबर है, प्लस एक ग्राउंड फ्लोर भी है। तो आप पे ये फॉलो होगा। अगर आपका हॉस्पिटल का एरिया 1000 स्क्वायर मीटर प्लस ग्राउंड लेवल 2 भी है, मतलब 2 फ्लोर हैं, तो आप पे क्या-क्या लागू होगा, और अगर आपकी बिल्डिंग 15 मीटर से ज़्यादा की है, तो क्या-क्या लागू होगा, और अगर उसमें हाइट बढ़ती चली जाएगी, तो आप पे क्या-क्या लागू होगा, उसकी एक लिस्ट है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच।